Hey everyone, welcome back to my YouTube channel कैन ऑफ बायोलॉजी विद आशना सिद्दीकी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 को। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से ईजिली जाके देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने पार्ट 1 देखा था MSc बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस पेपर का, जो हमारा इस साल हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 को, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल इज कैन बी अवॉइडेड बाय। एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल करके एक डिसीज़ है, डिसऑर्डर है, उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर कंसेप्शन। Option B, injecting RH antigen into mother's blood immediately after the delivery of the first child. Option C, artificially introducing RH positive blood into further mother. Option D, administering anti-RH antibodies in mother's blood immediately after delivery of the first child. So यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा इसका रियल आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। रीज़न, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हमारी डिसऑर्डर करते क्या हैं, ये ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये किसके अंदर होते हैं? जो हमारे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर ये क्या करते हैं, जो उनके ब्लड सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर किसी में ये डिसऑर्डर हो जाता है तो इससे बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज इन मदर्स ब्लड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। पहले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही मदर के ब्लड में क्या कर देते हैं, anti-RH एंटीबॉडीज़ का प्रबंध कर देते हैं। उससे क्या होता है, हम इस डिजीज़ से बच सकते हैं, इस डिसऑर्डर होने से बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। और इसका हमें पता कैसे चलता है, इसके सिम्टम्स कैसे पता चलता है? जैसे वो बेबी होगा उसके अंदर स्वेलन हो जाएगी, जॉन्डिस हो जाएगा, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर ये फीटल पाया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी? जैसे कि हमारा RDT होता है, उसके स्टेप्स पूछे गए हैं, सिंपली स्पेसिफिक सीक्वेंस। सो हमारे इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको हमें सीरीज़ वाइज लगाना है। तो आपको ये पहले पता ही है कि सबसे पहले हम किसी भी मटेरियल को आइसोलेट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइसोलेशन। तो आप देख सकते हैं वो कौन सा ऑप्शन है हमारा आइसोलेशन वाला? ऑप्शन 4। तो अब हम देख लेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप ऑप्शन 4 किस में है। हमारा डायरेक्ट आंसर ही यहीं मिल गया, ऑप्शन 4 इज़ अवर फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्या है। अब वैसे हमें आंसर मिल चुका है बट स्टिल वी कैन सॉल्व। स्टेप 2 हमारा होगा, जब हम कुछ भी आइसोलेट करते हैं तो उसके बाद हम उसको स्पेसिफिकली कट करते हैं। कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हम उसको कट करते हैं। स्टेप 3 होगा हमारा इंसर्शन ऑफ rDNA इनटू द होस्ट सेल। रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं। स्टेप 4 हमारा होगा ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जब हम उसमें RDT मीन्स rDNA को इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल के अंदर, तो हमें वहाँ से क्या मिलता है, फॉरेन जीन मिलते हैं। और लास्ट स्टेप हमारा, उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। HIV that caused AIDS first start destroying। HIV जिसकी वजह से एड्स हो जाता है सबकी बॉडी में, तो वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय क्या करता है? थ्रोम्बोसिस्ट, बी लिम्फोसिस्ट, RBC या हेल्पर T लिम्फोसिट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फुल सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। सो एड्स इज़ कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, एड्स किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से। ये जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं जो कि प्रोटीन कोट करे हुए होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, प्रोटीन की कोटिंग होती है।
और जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर एंट्री कर देते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में चेंज हो जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में, जो कि वायरली एनकोडेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में की वजह से चेंज हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये रिडक्शन करते हैं नंबर का, किस में, CD4 का, जो कि क्या करती है, हेल्पर टी सेल को लेस कर देती है। हेल्पर टी सेल को लेस कर देती है मीन्स सीधा उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। HIV that causes AIDS first start destroying helper T lymphocytes. Okay. So next देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, which is correct about Fab fragments. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है Fab fragments में? So हमारा फर्स्ट है प्रोड्यूस बाय T lymphocytes, ये तो हमारा डायरेक्ट गलत है, क्योंकि ये T lymphocytes से कहाँ, Fab का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन बी, कंटेन्स पैराटॉप। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, फैब की। ये किसके अंदर पाया जाता है, ये हमारे इस एंटीबॉडीज़ के अंदर पाया जाता है फैब। यू कैन सी हियर, ये जो हमारा पार्ट होता है ये क्या होता है, फैब, जिसके अंदर एक लाइट चेन और एक हैवी चेन प्रेजेंट होती है। तो ये इन दोनों के पार्ट में यहाँ पे हमारा पैराटॉप कंटेन्स होता है और ये पार्ट हमारा क्या होता है, फैब, विच मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी, प्रोड्यूस बाय सेपरेशन ऑफ हैवी चेन एंड लाइट चेन। इसमें लिखा है कि हैवी चेन और लाइट चेन के सेपरेशन से ये बनता है। सो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, इनकरेक्ट। और लैक ऑफ लाइट चेन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन SCP। सो हमारे यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं, एग्रोबैक्टीरियम, क्लोरेला, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई, मिथाइलोपाइलस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये होते क्या हैं। ऐसे प्रोटीन जो डिराइव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ऐसे प्रोटीन जो डिराइव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे, जैसे कि यीस्ट, फंजाई, एल्गी एंड बैक्टीरिया। तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हीं से डिराइव्ड होकर सिंगल सेल प्रोटीन बनते हैं या फिर कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, एग्रोबैक्टीरियम, क्लोरेला, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई या मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रॉफस। तो जो ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम है, ये क्या होते हैं, हमारे ट्यूमर्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्यूमर्स, जो कि हमारे रॉड शेप के होते हैं, रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरियम। इसका मतलब ये हमारे क्या नहीं होते, सिंगल सेल प्रोटीन नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोटीन डिराइव करते ही नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। सो हम बाकी भी देख लेते हैं, जैसे कि क्लोरेला है हमारा, ये हमारा क्या होता है, एल्गी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ये सिंगल सेल प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट है हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई, ये हमारा क्या होता है, यीस्ट, विच मीन्स इट्स ऑल्सो सिंगल सेल प्रोटीन। फिर ये जो ऑप्शन डी है, ये तो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास बहुत तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है हमारा, बैक्टीरिया, विच मीन्स इट इज़ ऑल्सो सिंगल सेल प्रोटीन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, जो कि सोर्स नहीं है सिंगल सेल प्रोटीन का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एग्रोबैक्टीरियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ नॉट अ वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र मेथड। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र मेथड को हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड या फिर डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र भी कहते हैं। तो इनके अंदर पूछा गया है, इनमें से कौन सा वो पार्ट है जो कि मेथड यूज़ नहीं की जाती, नॉट। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, जीन गन, लाइपोसोम मेडिएटेड
एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र या पीईजी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों तरह के केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड दिखाए हैं, जिसमें जीन गम यूज़ होता है, लाइपोसोम मेडिएटेड भी यूज़ होता है। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र यहाँ पे कहीं नहीं है, बट पैग है। पैग की फुल फॉर्म क्या होती है? पीईजी की, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी जाता है। पीईजी की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है हमारी? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसका भी आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच इज़ नॉट अ वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर मेथड। तो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, क्योंकि जीन गन यूज़ होती है, लाइपोसोम मेडिएटेड यूज़ होती है और पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल भी यूज़ होती है। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हमारे लिए तो ये 7 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? हमारे यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ABCD। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे सीधा आंसर देख लीजिए, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। वाई? रीजन यू कैन सी। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। A catalyst decreases the activation energy of the both the forward and the backward reaction by the same amount. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। The value of equilibrium constant is changed in the presence of a catalyst in the reaction at equilibrium. Equilibrium constant ही रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। हमसे पूछा गया है, आफ्टर 34 साइकिल्स ऑफ PCR एम्पलीफिकेशन 4.8 बिलियन कॉपीज ऑफ द DNA सीक्वेंस वॉज ऑब्टेन। 4.8 बिलियन कॉपीज मिली है हमारी 34 साइकिल्स के बाद। कितनी साइकिल के बाद? 34 साइकिल्स के बाद। आफ्टर हाउ मैनी साइकिल्स वी वुड गेट 1.2 बिलियन कॉपीज? कितनी साइकिल के बाद हमें 1.2 बिलियन कॉपीज मिलेंगी? सबसे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो 34 साइकिल है PCR एम्पलीफिकेशन करके बनती है। PCR एम्पलीफिकेशन करके मीन्स जैसे ये हमारा एक DNA है जो कि हमारा कितने में डिवाइड हो जाता है एम्पलीफाई होके? 2 में। 2 किस में हो जाते हैं? 4 में। तो ये ऐसे ही सीरीज बढ़ती जाती है, यहाँ से 4 से 8, ये 2 फिर 4 फिर 8, मतलब हमारा 2 2 2 2 करके बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि क्या है? 2 की पावर n। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी साइकिल होती है, विच मीन्स 2 की पावर 34 करा हमने, तो हमें मिले 4.8 बिलियन कॉपीज़। 4.8 बिलियन कॉपीज़। बट इतना हम सॉल्व करने तो जाएंगे नहीं, हमें बस कॉमन सेंस लगाना है और इतना याद रखना है कि जब 10 साइकिल होती है, PCR एम्पलीफिकेशन में, तो वी गेट 1024 कॉपीज़ और DNA सीक्वेंस। क्या बोला मैंने? हमें इतना याद रखना है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1.24। रीज़न आप सॉल्व करके देख लेना, 2 इंटू 2 10 टाइम्स। हम क्या मिलेगा हमें? 1024। जब हम 1024 को, ये हमारी कितनी हो गई? 10 साइकिल्स, मल्टीप्लाई बाय 1024, अगेन 10 साइकिल्स, अगेन 1024, अगेन 10 साइकिल्स, तब जाके हमें बिलियन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? बिलियन। बट हमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन में हमें मिले हुए हैं 10 साइकिल्स। तो 10 साइकिल्स हमें तो ऐसे ही पता चल गया 1024 कॉपीज़ हो रही हैं इनकी, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 17 साइकिल एज वेल 1024, हम इसे 20 मान लेते हैं।
जस्ट फॉर आवर हेल्पिंग 1024 और 1024 को करेंगे मल्टीप्लाई, अगेन हमें बिलियंस में नहीं मिलेगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत। ये तो हमारा 20 है ही, ये भी ऑप्शन गलत। बट इन 32 साइकिल्स 1024 फॉर 10 साइकिल, 1024 फॉर 10 साइकिल एज वेल 1024 फॉर 10 साइकिल्स। कितने हो गए हमारी, ये हमारा 30 साइकिल्स का रेशियो है, उसमें हम 32, अगर हमें बिलियंस तक पहुंचना है तो हमें 30 साइकिल प्लस ही चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे, 30 साइकिल प्लस। सो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट। क्यों हो जाएगा, ये हमारा बिलियंस तक नहीं पहुंचेगा, ये भी हमारा बिलियंस तक नहीं पहुंचेगा, और ये भी हमारा बिलियंस तक नहीं पहुंचेगा, करोड़ लाख यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बट ये जो हमारे 32 साइकिल्स हैं ये हमारे बिलियंस तक पहुंच जाएंगी। हमें इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि जो हमारी 10 साइकिल्स होती हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉपीज़ कितने करता है वो 1024। अगर हमें ये याद रहेगा तो हम इसका किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। Which of the following technique is used to isolate and separate chloroplast? इसका प्रॉपर आंसर मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारा सुंदर सा एक पेज मिला है मुझे, वहाँ पे ये देख सकते हैं आप। बहुत ही प्यारा सा इसका आंसर है, यहाँ पे सॉल्यूशन है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे यूज़ करके हम क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हैं या फिर सेपरेट अलग कर सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर डायलाइसिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेशन मेथड में, सबसे पहले उसका क्या करते हैं, सेल वॉल को ब्रोक करते हैं मैकेनिकली, जिसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, ब्लेंडर और होमोगेनाइज़र। उसके बाद हम ब्रोकन लीव्स की टिश्यू को लेते हैं, उसमें से रिमूव करते हैं फिल्ट्रेशन करके। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। द क्लोरोप्लास्ट आर कलेक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन सी में, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू आइसोलेट एंड सेपरेट क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंट तरीके के सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम क्लोरोप्लास्ट को पा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 या फिर हम 20 कह सकते हैं इसको। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज। इसका डायरेक्ट आंसर है हमारा ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ड्यूरिंग active transport, substances move against the concentration gradient from an area of low concentration to an area of high concentration. This process is active because it requires the use of energy usually in the form of ATP. इस प्रोसेस को एक्टिव एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी यूज़ होती है जिसको कौन फॉर्म करता है, ATP. ATP is used in energy of active transport. ये क्या करता है, लो कंसंट्रेशन को जो कि हाई एरिया से उसके अगेंस्ट कंसंट्रेशन को ग्रेडियंट करता है। तो ये था हमारा आज का पेपर। इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीपीटी PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मुझे आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कैन ऑफ बायोलॉजी विथ आशना सिद्दीकी।